चलो तो लोग क्या पढ़े थे, वैलेंसी फैक्टर पढ़े थे, उसी को आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान दीजिए। इसमें ध्यान दीजिए N2 का वैलेंसी फैक्टर निकालना है। तो यहाँ बताओ N2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0, ठीक है। और यहाँ पे कोई क्या बोलोगे, एक्स मान के चलते हो तो 2x = क्या 0, कोई चार्ज ही नहीं है तो x इतना 0 है। ध्यान देना, जब कोई एटम अपने ही तरह के दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है या एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसके कारण कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सब इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे बीच में रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चार्ज के। ऑक्सीजन में क्या बोलोगे 0 बोलोगे, ठीक है। यहाँ तो हार्डन भी क्या H2 है, ये भी अपने से ही बॉन्ड बनाया है तो इसमें ऑक्सीजन में क्या होगा 0 होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन में क्या होगा 0 होगा हार्डन, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं NH3 में, नाइट्रोजन का x मानोगे, हार्डन कितना +1 होता है, जनरली होता है ना -3। ध्यान दो, ऐसा ऑक्सीजन नंबर निकालना जाओ ना तो ऐसा 2 का 3 आगे मल्टीप्लाई, इसको ध्यान मत रखना कि इसका कोफिशिएंट क्या है, हमको उससे मतलब ही नहीं है। ये 2 का मतलब क्या, 2 NH3 है और कुछ नहीं, हमें इस 2 का कोई मतलब नहीं ऑक्सीजन में निकालने में, ये 3 का कोई मतलब नहीं ऑक्सीजन में निकालने में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको बस संख्या बता रहा है कि यहाँ 2 NH3 यहाँ 3 H2 है, सब ये सब कभी भी दिमाग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये सब को संख्या में नहीं लिखेंगे, क्या सर 2 नाइट्रोजन लें 6 हाइड्रोजन लें, ऐसा नहीं सोचना है अपन को ऑक्सीजन नंबर निकालने के लिए कोई कंपाउंड या स्पेसीज दिया हुआ उसका कितना संख्या है उससे मतलब नहीं है अपन को, ठीक है। चलिए लौट के आते हैं किस पे, ऑक्सीडेशन वैलेंसी फैक्टर पे। तो यहाँ 0 से कितना चला गया नाइट्रोजन, सर -3 में चला गया, तो चेंज कितने का, चेंज ऑक्सीजन में कितना हुआ, तो 3 का चेंज हुआ है सर, लेकिन एक ही नाइट्रोजन है क्या, नहीं 2, तो वैलेंसी कितना 6 होगा। लेकिन नाइट्रोजन का यहाँ वैलेंसी फैक्टर क्या लिखोगे 6 लिखोगे सर। H2 का ठीक कितना 0 था, कहाँ पहुँच गया, यहाँ हाइड्रोजन का क्या माने हो +1 ना, हाइड्रोजन क्या जनरली +1 लेते हैं, ऑक्सीजन का जनरली -2 लेते हैं, यही तो ऑक्सीजन में चल रहा था। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन में कितना +1, कितने का चेंज सर 1 का, एक हाइड्रोजन के लिए ना, यहाँ कितने हाइड्रोजन है सर, को बोला ऐसा 6 हाइड्रोजन है, इसका कोई काम नहीं है इसमें, ये 3 या आगे 2 जो लगाया है इसका वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। कभी भी कोई रिएक्शन दिया हो उसमें कुछ कोफिशिएंट लिखा हो सामने, उसका कोई महत्व नहीं है ऑक्सीडेशन निकालने में या वैलेंसी फैक्टर निकालने में, ठीक है। तो यहाँ 0 से कितना हुआ 1 का चेंज हुआ, कितने हाइड्रोजन है 2, यहाँ कितने हाइड्रोजन 6 मत करना, इसको नहीं सोचना अपन को। हाइड्रोजन में कितने H2 है, H2 में कितने हाइड्रोजन है 2, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो 2, यानी इस रिएक्शन में H2 का वैलेंसी फैक्टर नाइट्रोजन का कितना है 6 आया, वैलेंसी फैक्टर नाइट्रोजन का कितना आया 6, वैलेंसी फैक्टर हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। अब जरा समझिएगा, कोई पूछे NH3 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा सर, NH3 का, मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवाया था कि मुझे NH3 का, क्योंकि बाकी सब तो कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ, ठीक है। NH3 का देखिएगा, NH3 में तुम ध्यान से देखोगे तो एक 0 से कहाँ आया -3, यहाँ NH3 में क्या नाइट्रोजन पे कितना है -3 चार्ज आया, हाइड्रोजन पे कितने हैं +1, हाइड्रोजन में तो +1 ही मानते हैं ना ऑक्सीजन नंबर यार, ठीक है। हाइड्रोजन पे जनरली +1, ऑक्सीजन पे जनरली क्या मानते हैं -2, से हटा जाना चाहिए आपको, ऑक्सीजन निकालने में से यूज काफ़ी आता है आपको। तो नाइट्रोजन का 0 से कितना -3 क्या है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन का क्या हुआ है 0 से -3 मतलब क्या है डिक्रीज हुआ है, कौन ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का क्या हुआ डिक्रीज हुआ है, कितना, तो 0 से कहाँ पहुँच गया -3 पहुँच गया सर। हाइड्रोजन का 0 से क्या हो गया +1 पहुँच गया है, तो इसका पहले क्या था हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा था तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर, अब हाइड्रोजन किससे बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ऑब्वियस बात है नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या -3 है, इसका पे क्या हुआ +1 आएगा, जितने भी हाइड्रोजन है सब पे +1 चार्ज आ गया, और पहले हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया तो चार्ज कितना था 0 था, ये क्या बोलेंगे कि सब ऑक्सीजन में बढ़ा है इसमें, है कि नहीं। ऑक्सीजन किस पे बेस्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आता है तो आपके लिए स्ट्रक्चर बनाना आता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो आपके लिए ऑक्सीजन निकालना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, एक्स मान के भी निकाल सकते हो और स्ट्रक्चर बना के भी निकाल सकते हो, ध्यान दीजिए। तो यहाँ बढ़ा है, अब कोई स्पेसीज ऐसा हो जिसमें ऑक्सीजन और बढ़ाने वाले लोग भी हो, अभी देखो इससे पहले जो क्वेश्चन मैं करवाया था उसमें क्या दिखाया था मैं, एक ही कंपाउंड में 2 एटम का ऑक्सीजन और चेंज हो रहा था, लेकिन दोनों का चाहे तो बढ़ रहा था तो घट रहा था, अगर दोनों को बढ़ेगा या दोनों को घटेगा तो सिंपली वैलेंसी फैक्टर क्या करते हैं ऐड कर देते थे, क्या करते थे ऐड कर देते थे। जैसे हम लोग इससे पहले क्वेश्चन करवाया था आयरन CN6, ठीक है, आयरन का भी बढ़ा, कार्बन का भी बढ़ा, नाइट्रोजन का भी बढ़ा, सब क्या किए थे ऐड किए थे, ठीक है, सबका बढ़े या सबका घटे चेंज हो
और सब सेम मैनर में हो, चाहे तो सबका बढ़ जाए चाहे सबका घट जाए, तो सिंपली क्या करते हैं वैलेंसी फैक्टर ऐड कर देते हैं सबका निकाल के। लेकिन क्या हो किसी एक एलिमेंट का बढ़ रहा हो, किसी दूसरे एलिमेंट का क्या हो घट रहा हो, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में तुम ध्यान दोगे ना तो दोनों के हिसाब, किसी एक के हिसाब से निकाल दो वही वैलेंसी फैक्टर होगा, और दोनों के हिसाब से किसी में से निकालो वैलेंसी फैक्टर सेम आने वाला। जैसे देखिए नाइट्रोजन के लिए चेंज कितना हुआ सर, 0 से -3 चेंज कितने का सर, 3 का सर। इसमें नाइट्रोजन है कितने, इसमें इसका तो इसका N2 तो निकल गया, हम NH3 का निकालना चाह रहे हैं, तो NH3 नाइट्रोजन कितना 1 है, वो सर 2 मल्टीप्लाई करो सर, इसका कोई महत्व नहीं है, बैलेंस वाला जो कोफिशिएंट है उससे कोई मतलब नहीं अपन को, ठीक है। तो कितना होगा सर 1 होगा सर, चेंज सर 3 की चेंज कितने का 3 का, नाइट्रोजन कितना है सर 1 है, तो बैलेंस में कितना होगा 3 होगा। किसके लिए, नाइट्रोजन के हिसाब से देख रहे हैं तो, ठीक है। हाइड्रोजन के हिसाब से देखो तो कितने का सर 0 से 1 का चेंज हुआ है, तो 0 से 1 आया तो 1 का चेंज, और कितने हाइड्रोजन है सर 6 मत बोलना 3 बोलना है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो कितना बैलेंस होगा 3, तो उसके हिसाब से निकाल लें तब भी क्या आया 3 आया, इसके हिसाब से निकालें तब भी 3 आया। तो बोले सब पहले तो क्या करते थे जोड़ देते थे सिंपली, लेकिन जोड़ते तब थे जब सबका सब बढ़े ऑक्सीडेशन नंबर या सबका सब क्या घटे। यहाँ क्या हो रहा है, तो सर यहाँ बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। इस NH3 में एक एलिमेंट नाइट्रोजन है उसका बढ़ रहा है घट रहा है और हाइड्रोजन का बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में वैलेंसी फैक्टर जोड़ नहीं देना है। ऐसे केस में क्या करना है, दोनों किसी भी एलिमेंट के हिसाब से निकालो वैलेंसी फैक्टर सेम आएगा, और 3 ही जो है 3 इसके हिसाब से भी 3 इसके हिसाब से, तो वैलेंसी फैक्टर क्या बोल देना NH3 का 3 ही बोल देना आप, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक ही कंपाउंड में बढ़े भी घटे भी तो क्या करना है आपको, किसी एक के हिसाब से निकाल दो, ठीक है, वही वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। दूसरे के हिसाब से निकालो तब भी वही आएगा, इसमें जोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि सबका बढ़ भी नहीं रहा है सबका घट भी नहीं रहा है, कुछ का बढ़ रहा है कुछ का घट रहा है। तो ये शाश्वत सत्य है कि जितने भी एलिमेंट हैं किसी भी हिसाब से निकालोगे, बढ़ने वाले के हिसाब से निकालो चाहे घटने वाले के हिसाब से निकालो सेम आने वाला है। बढ़ने वाले के हिसाब से निकालो या घटने वाले के हिसाब से निकालो सेम आने वाला है। कोई कष्ट ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सब फ्लेवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ बढ़े तो सिर्फ घटे तो, बढ़े भी घटे भी तब क्या करेंगे ऐसे निकालेंगे। जैसे नाइट्रोजन में क्या सिर्फ बढ़ा था, हाइड्रोजन में सिर्फ सर नाइट्रोजन में सिर्फ घटा था, हाइड्रोजन में सिर्फ घटा था, इसमें कोई टेंशन ही नहीं था। इसमें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकाल दिए कहानी खत्म हो गया। लेकिन NH3 में क्या हुआ, कुछ का बढ़ा भी कुछ का घटा भी, तो किसी के हिसाब से भी निकालो सेम आने वाला है, ठीक है। दिमाग से चीजें छाप लेना। अब अपन लोग थोड़ा करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे मान लो कोई बोले ना NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ये टूट के बनता है N2 और 2H2O बनता है, बैलेंस, हाँ ये बनता है। कोई पूछे बताइए अमोनियम नाइट्रेट का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा सर। सबसे पहले तो अमोनियम नाइट्रेट को ढंग से समझिएगा, अमोनियम को अलग करो, ये ऐसे टूटेगा NH4 प्लस और NO3 माइनस, ऐसे जी को तोड़िएगा ढंग से। को पूछे ना अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये दोनों को एक मत मान लेना, क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जरूरी नहीं है। इसको तोड़ तोड़ के करना ऐसे क्वेश्चन को, ऐसा आयनिक कंपाउंड है, अमोनियम अलग नाइट्रेट अलग, अमोनियम में प्लस चार्ज नाइट्रेट में माइनस चार्ज, ठीक है। यहाँ निकालो तो क्या होना नाइट्रोजन का X, हाइड्रोजन कितना +1, कितने हाइड्रोजन है 4, ओवरऑल चार्ज कितना +1, तो कितना होगा सर -3। यहाँ बताओ X -2 कितने 3 है, -1 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन का बताओ, यहाँ 2x - 2 = 0, तो x वाला कितना +1 निकाल दिए, क्यों कष्ट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए इसके हिसाब से निकालो, तो -3 से +1 हुआ है, बढ़ा है सर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है सर। कितना हुआ इंक्रीज, चेंज निकालते हैं जरा, तो कितना -3 से +1 मतलब -3, फिर 0 हुआ होगा, 3 का चेंज, फिर एक बढ़ा भी होगा 4 का। अब कितने नाइट्रोजन है, वो सर 2 है, नहीं भैया अमोनियम में कितना नाइट्रोजन है, सिर्फ 1, तो इसका हिसाब से क्या 4 होगा। नाइट्रेट में आते हैं, क्या आते हैं नाइट्रेट में, कितने 5 से कितना हुआ 1 आया है भाई, इसमें नाइट्रोजन है क्या, नहीं सर, जो भी नाइट्रोजन है वो चेंज होकर यहाँ आया है, तो यहाँ +5 से कितना हुआ 1 हुआ है, तो कितने का चेंज, तो सर 4 का चेंज हुआ सर, कितने का 4 का। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए यार, कोई कष्ट आपको नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए, ठीक।
वैलेंस में कितना हुआ 4 का हुआ, क्योंकि 5 से क्या 1 गया, 4 का चेंज हुआ। तो ये क्या, लेकिन घटा है, ऐसा क्या हुआ, बढ़ा है, एक का घटा एक का बढ़ा, इसका बढ़ा और इसका घटा। तो इसमें क्या सिंपली वैलेंसी फैक्टर 4, इसका 4 जोड़ के 8 मत कर देना, या वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 4 ही होगा। कितना वैलेंसी फैक्टर 4 ही होगा वैलेंसी फैक्टर। अगर एक ही कंपाउंड में क्या हो, कुछ का बढ़े कुछ का घटे, तो क्या करते हैं सर, तो इसको करते हैं सर कि इस तरह के कहानी को हम लोग बोलते हैं कि इसमें क्या बढ़ेगा और ये घटेगा, किसी एक के हिसाब से निकाल लो, वही वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, आनी चाहिए। अब कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। ठीक है, इसमें और रिएक्शन ले सकते हो, देखो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, ये सब में जब भी आए ना तो ये सब में तोड़ के लिखना है। ये सब में बहुत लोग गलती करते हैं ना कि सर नाइट्रोजन 1 2 दोनों को मान लेते हैं 2x, भाई दोनों का नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर सेम नहीं है, तुम खुद देखो ना, एक में माइनस, एक नाइट्रोजन का -3 है, एक कितना +5 है, इसमें वही होगा, इसको तोड़ करना अपन को। ठीक है, इसको हीट करते हो ना तो ये जाता है N2O वाटर में, इसको हीट करते हो तो जानते हो क्या बनता है N2 + वाटर, दोनों बहुत फेमस रिएक्शन है। ये इसको हीट करने से N2 गैस बनता है, ये बहुत फेमस है, लेबोरेटरी मेथड है नाइट्रोजन गैस बनाने का। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने से, नाइट्राइट को हीट करने से N2 गैस बनता है ना, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने से नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, याद हो, सुने होगा कभी ना कभी। तो ये दोनों फेमस रिएक्शन है, आपको पी ब्लॉक में पढ़ना भी है इस रिएक्शन को। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए। तो इस समय के लोग गलती क्या करते हैं ना, दोनों नाइट्रोजन को एक साथ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, नहीं भैया, ये दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग करके पहले तोड़ दो आयंस में और उसको अलग अलग करके निकालना है। ऐसे बहुत फेमस कम है, बहुत ढंग से इसको समझ लीजिएगा। ये सब में ऑक्सीजन में निकालने में बहुत लोग गलती कर देते हैं, मिटा दूं। चलिए, तो अगर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक का बढ़े एक का घटे तो क्या करते हैं, तो सर किसी के एक के हिसाब से निकाल दो, सेम ही आने वाला है, किसी एक के हिसाब से निकाल दो, सेम ही आने वाला है सर। अब कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। ये सबसे फाइनल करवा रहा हूं मैं, इसके बाद कोई वैलेंसी फैक्टर की बातें मैं नहीं करूंगा, इसको बस समझ लो। उसके कहानी में क्या वैलेंसी फैक्टर को रोक दूंगा। ठीक है, बहुत सारे वैलेंसी फैक्टर आपको मैं पढ़ा दिया। ठीक है, और जहां जहां जितना जितना आएगा सब पढ़ा दिया मैं। ये मत सोचना कि सर सिर्फ सोल्यूशन के लिए पढ़ाया हूँ, नहीं, 11 12 जहां भी जाओ, आगे 12th में आगे पढ़ोगे वहां भी जरूरत पड़ेगा, वहां भी हो जाएगा काम। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर बस एक बार मैं पढ़ाता हूँ, हर बार मैं पढ़ाते नहीं चलूंगा मैं। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, इसमें Cl2 है। ये सब फिर देखो, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन के बहाने मैं कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शन ही बता देता हूँ जो आपको बहुत काम आने वाला है। क्लोरीन नहीं, कोई भी हैलोजन ले लीजिए, फ्लोरीन को छोड़कर। कितने हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको छोड़ दो, इन बाकी तीनों का रिएक्शन ऐसा ही होता है। क्लोरीन लो या ब्रोमीन लो या आयोडीन लो, मैं रिएक्शन लिखने वाला हूँ सबके लिए सेम आएगा। अगर कोल्ड एंड डाइल्यूटेड है, क्या है कोल्ड, बोलो सर क्यों पढ़े, ये पी में पढ़ना है अपन को, 12th में पढ़ना है, कोई अलग नहीं है। फिर सोचोगे कि सर अभी याद नहीं करेंगे, सर बाद में याद करेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब याद करेंगे, आपकी मर्जी। लेकिन ये कहानी आपको दोनों में आने वाला है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन में डायरेक्ट रिएक्शन याद करने हैं, और यहाँ मैं इसी बहाने डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे याद कर लेना कि फ्लोरीन को छोड़कर बाकी कोई भी हैलोजन लेंगे और बेस में डालेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। वैसे डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है बताओ, समझा रहा हूँ। ये बनेगा वो क्या, क्लोरीन बनेगा क्लोराइड, और इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट। देखो इसके 4 आयंस होते हैं, ध्यान रखना, ClO-, ClO2-, ClO3- और ClO4-। इस सबका नाम याद रखना। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट, इसको बोलते हैं क्लोराइट, इसको बोलते हैं क्लोरेट, इसको बोलते हैं परक्लोरेट। यार बहुत बार आने वाला है। ये अगर ब्रोमीन होता तो हाइपोब्रोमाइट, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइट, ब्रोमीन होता है यहाँ पे तो ब्रोमेट, यहाँ होता ब्रोमीन तो क्या परब्रोमेट, आयोडीन होता तो यहाँ अगर आयोडीन होता तो परायोडेट बोलते। ये सभी इसको छोड़ दो तो ये तीनों की कहानी आपको बिल्कुल सेम की तरह चलेगा, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो क्लोरीन को कोल्ड एंड डाइल्यूट बेस में डालोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड में। क्या होता है, हाइपोक्लोराइड में। इसमें भी क्या बोल रहे हैं कि इस रिएक्शन क्या बोल रहे हैं, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोल रहे हैं। ये स्पेशल केस है किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का। किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का। ध्यान से देखिए, क्लोरीन यहाँ क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है तो चार्ज क्या होगा सर, कुछ नहीं सर, 0। यहाँ बताओ एक ही क्लोरीन है उसमें माइनस में है तो इसका ऑक्सीजन नंबर कितना होगा सर,
यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीजन कितना -1 होगा, यहाँ क्लोरीन भी ऑक्सीजन भी है तो इसका निकालना पड़ेगा। x मान लेते हैं क्लोरीन का, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है सर, ओवरऑल चार्ज कितना सर -1, तो क्लोरीन पे कितना आएगा सर +1, है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन पे कितना आया, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आया +1, x समान थे क्लोरीन का, यहाँ क्लोरीन का -1 आया और यहाँ क्लोरीन का कितना आया 0। तो ये 0 से क्या हुआ -1, तो क्या बोलेंगे इसे घटा है सर, इसका रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है सर। ये बढ़ा है सर, क्या हुआ है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है सर, क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है। घटा भी है सर, बढ़ा भी है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे रिडक्शन हुआ है और ऑक्सीडेशन भी। आप लोग को बहुत लोग अगर सोच रहे हो ऐसे और सॉल्यूशन बहुत लंबा जा रहा है, मैं क्या बोला हूँ फिर रिपीट कर देता हूँ, सॉल्यूशन के बहाने में आपको बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें याद करना, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह काम आने वाला नहीं है यार, बहुत जगह काम आने वाला है। तो ये सब चीज़ों दिमाग में बैठा लो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो रिएक्शन यहाँ क्या ऑक्सीडेशन हुआ आपको। चलिए अब क्या हुआ, अब इसमें अगर तुम सोचोगे कि सर यहाँ के हिसाब से रिएक्शन जो हुआ है क्लोरीन का, हाँ मैं डिस्पोजिशन रिएक्शन पहले समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में कितना था, दोनों का 0-0 था, ये भी 0 ये भी 0। अब क्या हुआ, बढ़ा घटा भी है और बढ़ा भी है। अगर सेम एलिमेंट का सेम ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट से, एक स्पेसीज है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं कि एक एलिमेंट का क्या है, एक कुछ एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सेम है। क्या है, सेम हो। यहाँ ये दोनों क्लोरीन का क्या है 0-0। अब इससे क्या हो, कुछ का घटे भी और कुछ का बढ़े भी, तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, डिस्पोर्मेशन रिएक्शन बोलते हैं, डिस्पोर्मेशन रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ गई है। जैसे ये रिएक्शन जानते हो, इसमें भी बोलोगे नाइट्रोजन कहीं घटा नाइट्रोजन कहीं बढ़ा, जैसे जानते हो इसको निकालोगे ना तो इसका -3 आएगा, इसका +3 आएगा और कहाँ पहुँच जाएगा 0 में, कहाँ पहुँच जाएगा 0 में। तो ये -3 से 0 गया, बढ़ा, +3 से 0 गया, घटा, तो बोले इसको डिस्पोर्मेशन बोलेंगे क्या, नहीं। कहानी कहाँ से होना चाहिए, क्या हो सेम एलिमेंट का एटम हो तो सर सेम एलिमेंट का एटम तो यहाँ भी है। देखो यार इसको तोड़ तोड़ के निकाल सकते हो, मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्पोर्मेशन और इसमें क्या अंतर कितना है, क्या है। इसमें भी बोलोगे सर बढ़ा भी है घटा भी है सर, तो इसको भी डिस्पोर्मेशन बोलो ना सर, दोनों नाइट्रोजन का ही हुआ है, लेकिन दोनों नाइट्रोजन क्या है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्या है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, -3 में +3 में है। तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से बढ़े भी और घटे भी, तो उसको हम लोग क्या नहीं बोलते, उसको हम लोग डिस्पोर्मेशन नहीं बोलते, ठीक है। दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है दोनों, तो इसको बोलते हैं डिस्पोर्मेशन का उल्टा, इसको बोलते हैं कॉम्प्रोपोर्मेशन रिएक्शन। डिस्पोर्मेशन और कॉम्प्रोपोर्मेशन रिएक्शन क्या है, उल्टा है रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पहुंचेगा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसमें क्या हुआ, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पहुंचेगा, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक में बढ़ते हुए एक में घटते हुए, ठीक है। इसमें दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से, एक में बढ़ते हुए एक में घटते हुए सेम पे पहुंचा है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रोपोर्मेशन। और इसमें क्या होगा आपको, सेम से क्या हुआ, एक में घटा है एक में क्या बढ़ा है, तो इसको बोलते हैं डिस्पोर्मेशन। डिस्पोर्मेशन कॉम्प्रोपोर्मेशन एक दूसरे का उल्टा है, सेम से डिफरेंट में जाए, बढ़ते हुए घटते हुए, तो इसको बोलेंगे डिस्पोर्मेशन। और डिफरेंट से सेम में आ जाए, डिफरेंट से सेम ऑक्सीडेशन, जैसे -3 से भी 0 +3 से भी 0, तो क्या बोलेंगे इसको कॉम्प्रोपोर्मेशन। यहाँ पे क्या 0 से ही -1 और 0 से ही +1, सेम से डिफरेंट गया है, डिफरेंट से सेम आया है, ठीक है। कार्य हो रहा है दोनों में, एक का बढ़ रहा है एक का घट रहा है, लेकिन कहानी थोड़ा सा क्या बोलने का तरीका था उल्टा है। मेरी बात समझ में आ रही है, समझिएगा। तो आप देखो डिस्पोर्मेशन रिएक्शन में अगर आपसे कोई पूछता है क्या, अगर देखो इधर से इधर जा रहा है डिस्पोर्मेशन कॉम्प्रोपोर्मेशन हो रहा है, तो इधर से इधर आएगा तो क्या बोलेंगे डिस्पोर्मेशन, इधर से इधर जा रहा है तो क्या बोल रहे हैं डिस्पोर्मेशन बोल रहे हैं, तो इधर से इधर आएगा तो क्या बोलेंगे कॉम्प्रोपोर्मेशन, ठीक है। ध्यान रखना ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे का उल्टा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो उसको डिस्पोर्मेशन बोल रहे हैं, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आएगा तो क्या हुआ कॉम्प्रोपोर्मेशन बोलेंगे। दोनों रिएक्शन एक दूसरे का क्या ठीक उल्टा रिएक्शन है। अब मैं आपको डिस्पोर्मेशन रिएक्शन में क्या क्यों पढ़ाया है डिस्पोर्मेशन रिएक्शन, ताकि मैं आपको वैलेंसी फैक्टर सिखा सकूं कि डिस्पोर्मेशन रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिटा दो इसको, मिटाना ही चाहिए सर। देखिए इन सब में जब भी वैलेंसी फैक्टर आपको निकालने बोले तो आपको ऐसे करना है, इक्विवेलेंट वेट लिखना है। क्या लिखना है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को ऐसे लिखना है सम के रूप में E1 + E2। मान लीजिए एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब देखो इसी क्लोरीन का रिएक्शन भी हो रहा है। रिएक्शन जिसका होता है उसको कौन सा एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं सर। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं सर, ठीक है।
तो देखो एक ही का उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी का रिएक्शन भी हो रहा है, तो दोनों रूप में आप अलग अलग क्या निकाल लो, इक्विवेलेंट वेट, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, इसका ओवरऑल क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट आएगा। क्योंकि वही क्लोरीन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी खर्च हो रहा है, वही क्लोरीन एज रिड्यूसिंग एजेंट भी खर्च हो रहा है, क्योंकि काम उसी का हो रहा है बेचारा, रिएक्शन भी उसी का, ऑक्सीडेशन भी उसी का। तो क्या करो, दोनों को अलग अलग के रूप में क्या कर निकाल के जोड़ दो, तो क्या आएगा, ओवरऑल इक्विवेलेंट वेट आएगा किसका, Cl2 का। अब जरा ध्यान दीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट क्या इसमें हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाए बताइए। तो सर यहाँ 0 था, यहाँ क्या पहुंच गया सर, +1 में कितने का चेंज, 1 का, लेकिन कितने क्लोरीन है सर, 2, तो कितना वैलेंसी फैक्टर 2 होगा आपको। यहाँ ऑक्सीजन के रूप में कितने का चेंज सर, 0 से -1 चेंज 1 का है सर, कितने क्लोरीन है 2, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। इसका मोलर वेट मान लो m0 मानते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वैलेंसी फैक्टर 2 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वैलेंसी फैक्टर क्या है, 2 है। तो दोनों को जोड़ दो, और जोड़ोगे तो क्या हुआ, m0 आ जाएगा आपको, m0/1 लिख सकते हो। यानी वैलेंसी फैक्टर इसके हिसाब से भी निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा है, इसके हिसाब से भी निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1 होगा सर, क्योंकि आप दोनों को जोड़े, किसका इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, क्लोरीन का निकाल रहे हैं। जोड़े क्यों है, क्योंकि वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, वही क्या रिड्यूसिंग एजेंट भी है, दोनों के रूप में वही खर्च हो रहा है बेचारा। जैसे A+B रिएक्शन करता है, कुछ A खर्च होता है, कुछ B खर्च होता है, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ ऑक्सीजन के रूप में भी बेचारा खुद ही है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी बेचारा क्या है, खुद ही है। तो क्या होगा, दोनों रूप में खुद ही खर्च हो रहा है, तो नेट खर्च क्या बोलोगे, E1 + E2, ठीक है, इसे जोड़ेंगे। अब यानी ओवरऑल कोई पूछे, हमको ये नहीं पूछेगा कि वैलेंसी फैक्टर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर एज ए ऑक्सीजन एजेंट क्या होगा, उसी से पूछेगा कि इस रिएक्शन में क्लोरीन का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। तो 2 मत बोल देना, बोलना कि सर उसको E1 E2 करके जोड़ लो, और जोड़ने के बाद जो m0 के बाद m0 बटा में नीचे जो आएगा वही वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। कितना जोड़ने के बाद नीचे क्या रहा, 1, ये वैलेंसी फैक्टर 1 होगा इसका, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और करवाता हूँ साथ में, जिससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। एक कोल्ड एंड डाइल्यूट के बजाय क्लोरीन को, या क्लोरीन के नीचे जो भी है ब्रोमीन, आयोडीन, उन लोगों को डाइल्यूट बेस में रखोगे तो वैसे ही टूटेगा। Br2 होता तो Br- BrO-, I2 होता, आयोडीन होता तो I- IO- ऐसे लिखते, ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट में। अब लिख रहे हैं क्या, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अगर हो तो। एक बार रिएक्शन में कब करवाया है, जब क्लोरीन कोल्ड एंड डाइल्यूट बेस में रिएक्शन कर रहे थे तब। एक बार क्लोरीन को क्या करवा रहा हूँ, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड रख के करवा रहा हूँ। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड रखोगे तो फर्क क्या पड़ेगा जानते हो, Cl- और ClO3- होगा आपको, यानी क्लोराइड तो बनेगा ही, साथ में क्या बनेगा, क्लोराइड। पिछली बार क्या बना था, हाइपोक्लोराइड बन रहा था। क्लोरीन को जब कोल्ड एंड डाइल्यूट बेस में रखे थे तो क्या डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ था, तो सर क्लोराइड में गया था, क्या गया था, क्लोराइड में, और किस में गया था, हाइपोक्लोराइड में, जब कोल्ड एंड डाइल्यूट था तब। लेकिन जब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है तो कहाँ जाएगा सर, क्लोराइड में जाएगा, और किस में जाएगा, क्लोरेट में जाएगा सर। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसका ऑक्सीजन स्टेट तो 0 है कंफर्म, दोनों क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना रहा है। यहाँ ऑक्सीजन माइनस में, कोई टेंशन नहीं है आपको, यहाँ निकाल लो, या x मान लो, x - 2 × 3 = -1, तो x कितना होगा, +5 होगा आपको। अब इसके हिसाब से निकाला तो 0 से चेंज कितने का, 1 का, तो इसमें कितना है, 1 गुने कितने क्लोरीन है, 2 हो जाएगा सर। अब यहाँ से कितना हो रहा है सर, चेंज 5 का हो रहा है सर, तो वैलेंसी में कितना होगा, 1 के लिए चेंज 5 का, कितने क्लोरीन है, 2 है, तो वैलेंसी में कितना 10 होगा। तो इसमें क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो ऑक्सीजन एजेंट के रूप में वैलेंसी फैक्टर 2 है, और इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो रिड्यूसिंग के रूप में वैलेंसी फैक्टर कितना, 10 है। अब क्या बोले सर, वैलेंसी फैक्टर कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा क्या करना है, एज ए ऑक्सीडेंट, एज ए रिएक्टेंट, एज ए ऑक्सीडेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्या करना है आपको, अलग अलग निकाल के जोड़ दो। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्या है, m0 क्या 10, यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो रहा है, 0 से +5 पहुंचा, मतलब खुद का क्या किया, ऑक्सीडेशन, तो कौन सा एजेंट का लगा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसके रूप में वैलेंसी फैक्टर 10 है। और यहाँ से क्या है, 0 से -1 गया, मतलब खुद का रिएक्शन किया है ना, घटाया ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या बोलोगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लाएगा, तो m0/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5 और 1 6 m0/10 आ जाएगा आपको। इसे थोड़ा और स्टाइल में लिखो, 3 कट जाएगा 3/5, और स्टाइल में लिखते हैं इसको, m0 में क्या 5, ये 3 को नीचे ले आता हूँ। बोल ऐसा क्यों किए, क्योंकि याद करो हमें वैलेंसी इक्विवेलेंट वेट का लिखते हैं, मोलर वेट बटा वैलेंसी फैक्टर, ये लिखते हैं ना। तो हम लोग ये चाह रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख के दिखाना चाह रहा हूँ कि वैलेंसी फैक्टर किसके बराबर आ रहा है, 5/3 के बराबर। आप पिछली बार देखे थे 2 था, सर 1 ले लिए थे पिछली बार। हम लोग, मैं एक एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि आप पुराने क्वेश्चन से आप कुछ अपने हिसाब से नया लॉजिक मत क्रिएट कर दो। सर ऑक्सीजन के रूप एजेंट के रूप में 2 था, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में 2 था, तो वैलेंसी फैक्टर 1 आ रहा था।
तो यहाँ क्या कर देते हैं सर, यहाँ पे वहाँ पे 2 का एवरेज ले लिया लगता है 1, तो यहाँ पे क्या 2 और 10 का एवरेज ले लेते हैं क्या 6। ऐसा मत कर देना, आप एवरेज नहीं लेना है, अपन को क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने के बाद m0/x जो आएगा, और x के घर में जो भी आएगा वही वैलेंसी फैक्टर होगा। तो जोड़े दोनों को, जोड़ने के बाद m0 क्या आया 5/3, तो 5/3 क्या वैलेंसी। तो इस रिएक्शन के दौरान कोई पूछे क्लोरीन का वैलेंसी फैक्टर 2 की 10, तो सर ना 2 होगा ना 10 होगा, क्या होगा सर 5/3 होगा, जो बिल्कुल आपको अटपटा लगने वाला है। ठीक है, डिस्पोजिशन रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो बहुत संभल के, बहुत अलग निकालिए, और उसको सिंपली 2 और 10 12 मत कर दीजिएगा। ठीक है, डिस्पोजिशन रिएक्शन में अलग कहानी है। तो मैं वो आज क्या क्या पढ़ाया, आज पढ़ाया ऐसा कि एक ही कंपाउंड है, उसमें 2 एलिमेंट है, एक का एलिमेंट 2 अलग अलग है। जैसे वो NH3 सबसे पहला एग्जांपल, उस नाइट्रोजन अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट का घट रहा है, एक एलिमेंट का बढ़ रहा हो, तो किसी के हिसाब से निकालोगे वैलेंसी फैक्टर सेम आएगा। NH3 में आपको प्रूव किया था मैं आपको। ठीक है, फिर आपको क्या करवाया, कॉम्पोनेशन वाला करवाया। ठीक है, या इसमें बोल सकते हो कि इसमें बढ़ भी रहा है घट भी रहा है सर। ठीक है, एक अलग -C से 0 जब इसके हिसाब से निकालो, चाहे इसके हिसाब से वैलेंसी फैक्टर क्या सेम आएगा। लेकिन डिस्पोजिशन में निकालना हो एक ही एलिमेंट का, इसमें एलिमेंट दोनों क्लोरीन ही एटम है। ठीक है, क्लोरीन का ही रिएक्शन भी हो रहा है, क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, तब क्या होगा, तब अभी तो जो पढ़ेगा नहीं कि सर घटने का और बढ़ने वाला कहानी सेम होगा, नहीं। जब 2 डिफरेंट एलिमेंट हो, 2 जिस नाइट्रोजन NH3 में क्या था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन पहला एग्जांपल यही था ना, N2+ H2+ गोज़ टू NH3, उस नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या था, अलग अलग एलिमेंट से। तो उसमें क्या करना है, किसी एक के हिसाब से भी निकाल दो, बढ़ते हुए घटते हुए जो भी जिसके हिसाब से निकाल दोगे सेम आ जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, सेम ही एलिमेंट का, और घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, तो इसमें आपको डिस्पोजिशन रिएक्शन होगा, और ऐसे केसेज में आपको इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, डिस्पोजिशन को बहुत समय ढंग से समझना, सेम ऑक्सीडेशन नंबर से बढ़े भी घटे भी, सेम ऑक्सीडेशन नंबर से। यहाँ भी बोलो सर इसको भी तो सेम ही एलिमेंट है सर, लेकिन यहाँ सेम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, एक -C से 0 हो रहा है, +C से 0 हो रहा है। मेरी बात को दिमाग में बैठाइएगा, यहाँ डिस्पोजिशन रिएक्शन दिमाग में बैठा, ये तरीका कब अपनाएंगे, जब डिस्पोजिशन होगा। डिस्पोजिशन कब होगा, जब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से घटे भी और बढ़े भी, तब ये कॉन्सेप्ट है। वैलेंसी फैक्टर अगर सब चीज़ों को असेंबल को ढंग से, तो बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेट करेगा, लेकिन आप ढंग से हर एक केस को दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर आपको बहुत ही परेशान कर सकता है, एक बार नहीं 2 बार नहीं, रोज एक बार देख लो आप कि किस केस में क्या तरीका था वैलेंसी फैक्टर निकालने का। चलिए मिटा दो, बहुत हो गया वैलेंसी फैक्टर, आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं आपको 12 बोल रहा हूँ, वैलेंसी फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, रिएक्शंस के बेसिस पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एक रिएक्शन लगूँ I2 प्लस बेस हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, बिल्कुल क्लोरीन की तरह ही, तो I- बनेगा, IO3- बनेगा। यहाँ भी क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर इसका भी निकाले हैं 5/3 आएगा, जैसे क्लोरीन में आया तो वैसे इसका भी 5/3 आएगा। और यही आयोडीन का मैं रिएक्शन कहाँ करवाऊँ, ऐसे करवाऊँ I2 + HNO3 और गोशु करवाऊँ क्या HiO3 + NO2 + H2। कोई अगर इसमें पूछे वैलेंसी फैक्टर इसका तो बहुत आसान है, आयोडीन यहाँ 0 है, कहाँ गया, इसमें निकालो तो यहाँ पे +5 आएगा, +1 x - 2 × 3 = क्या 0, तो +5 आएगा। सिर्फ क्या हुआ है, बढ़ा ही है, सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ, तो कोई टेंशन ही नहीं है। 0 से सर +5, तो 1 के लिए चेंज कितने का सर, 5 का, 2 किलो आयोडीन है तो 10 हो जाएगा सर। तो इसी आयोडीन का हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड डाले तो वैलेंसी फैक्टर 5/3 आया। इसी आयोडीन को हम HNO3 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो 10 आ रहा है। मतलब आपको बार बार दिमाग में बैठा लीजिए कि वैलेंसी फैक्टर क्या रिएक्शन पे बेस्ड होता है, ना कि ऐसे ही स्टैंडर्ड याद कर लेंगे कि नहीं सर आयोडीन का वैलेंसी फैक्टर 5/3 ही होता है। नहीं मेरे भाई, रिएक्शन डिफरेंट हुआ, वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट हो जाएगा। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, जितना जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाएगा आपके उतना ही क्या अच्छा रहेगा। अब मैं वैलेंसी फैक्टर की बातें नहीं करूंगा, अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इतने देर से वैलेंसी फैक्टर क्यों सिखा रहा था, इसका क्या महत्व है, क्या फ़ायदा है सर हमें केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में इसका क्या महत्व है। वैलेंसी फैक्टर का महत्व बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे वैलेंसी फैक्टर निकालना सीख गया ना तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन इतने जल्दी हो जाएंगे, इतने छोटा बन जाएगा कि मत पूछो। आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए सबसे पहले एक तरीका सीख लीजिए। कोई रिएक्शन जो हो ना, मान लीजिए कोई बोले ना AA + BB गोज़ टू क्या CC और DD, एक मान लीजिए रिएक्शन है, ठीक है। एक रिएक्शन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
कि जरूरी नहीं है कि जितना ए का मोल खर्च हो उतना ही बी का रिएक्ट हो। क्या लिखा हुआ है इस रिएक्शन का मतलब क्या, ए मोल ए और बी मोल बी रिएक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है ना, बैलेंस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ए मोल ए रिएक्ट कर रहा है किससे, बी मोल बी से, सी मोल सी दे रहा है और डी मोल डी दे रहा है। यही मतलब है इस रिएक्शन का यार। अरे यार ए प्लस 2b गोज़ टू क्या दे दे 3c। इसका मतलब क्या कि ए का 1 मोल बी के 2 मोल रिएक्ट करके क्या बन रहा है, सी का 3 मोल बन रहा है ना। चलिए तो देखो कहने का ये मतलब है कि कोई रिएक्शन जब होगा तो जितने मोल रिएक्ट हो रहे हैं ए का, जितने मोल बी का रिएक्ट हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि बराबर रिएक्ट हो। ये जरूरी नहीं है कि इसका भी 1 मोल यूज हो तो इसका भी 1 मोल यूज हो। बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। यानी ए का जो मोल रिएक्ट हो रहा है, बी का जो मोल रिएक्ट हो रहा है, सी का जो मोल फॉर्म हो रहा है रिएक्शन के दौरान, डी का जो मोल फॉर्म हो रहा है, ये आपको मे और मे नॉट भी इक्वल हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जितना ए का रिएक्ट हो जितना बी का रिएक्ट हो, ठीक है, ए का जितना रिएक्ट हो रहा उतना ही बी का रिएक्ट हो रहा है, जरूरी नहीं है। इसका 1 हो सकता है, इसका 2 मोल हो सकता है, इसका 2 हो सकता है, इसका 5 हो सकता है। मोल का बराबर रिएक्ट होना, मोल का बराबर फॉर्म होना एक कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। मोल बराबर हो भी सकता है, न भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी, ठीक है, मे और मे नॉट भी बराबर होना और नहीं होना कुछ जनरली केस में आप ये सोच के चलें बराबर नहीं था, हम लोग रिएक्शन में कहीं बराबर मत लिख के चल जाइएगा, ठीक है। हाँ कोई रिएक्शन बैलेंस करके दिया हो तो देख लीजिए, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है कि 2H2 प्लस O2 गोज़ टू क्या TOH2 है, तो सर इसका मोल तो बराबर नहीं है, इसका 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, लेकिन इसका मोल बराबर है, इसका 2 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, तो इसका बराबर तो इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस रिएक्शन रहेगा तो कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, सबके बारे में लिख रहा हूँ कि जितना H2 का रिएक्ट हो रहा है मोल उतना ही O2 का रिएक्ट हो रहा है मोल उतना ही वाटर का बन रहा है क्या, नहीं सर, इसका 2 मोल रिएक्ट हो रहा है, इसका 1 ही मोल रिएक्ट हो रहा है, तो सबका बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मोल का बराबर होना कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। रिएक्शन के दौरान मोल का बराबर होना मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। वेट का बराबर होना सर, ए का जितना मास रिएक्ट हो रहा हो, बी का जितना मास रिएक्ट हो रहा हो, उतना ही मास सी का बने, उतना ही मास डी का बने, जरूरी है क्या, नहीं सर। मास इसका कितना ग्राम उसे कितने ग्राम से रिएक्ट किया है, ग्राम बराबर हो जाए एक महज संयोग है, क्या है, मोल एक बराबर हो जाए एक महज संयोग है, वेट बराबर एक महज संयोग है। कभी रिएक्शन का रूल नहीं है, नियम नहीं है कि बराबर ही होगा, बराबर हो जा रहा है क्या, एक महज संयोग है सर, ठीक है। कोई दिमाग में बैठा लीजिए चीज़ों को, ठीक, बराबर हो जाना महज एक संयोग है। किसका, वेट का, मोल का। वॉल्यूम कोई बोले, वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्ट, वॉल्यूम ऑफ बी रिएक्ट, ये सब बराबर होना क्या है, बराबर हो गया तो महज संयोग है, कोई नियम नहीं है कि बराबर ही होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, लेकिन एक चीज का बराबर होना तय है, वो है हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, वैलेंसी फैक्टर नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए वैलेंसी की जरूरत पड़ता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई रिएक्शन में कुछ बराबर हो ना हो, वैलेंसी फैक्टर हमेशा इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होगा। ए के इक्विवेलेंट, बी का इक्विवेलेंट जो रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, बी का इक्विवेलेंट जो रिएक्ट हो रहा है, ए और बी रिएक्ट हो रहा है ना, तो ए का जितना रिएक्ट होगा बी का इतना ही इक्विवेलेंट रिएक्ट होगा, सी का उतना ही इक्विवेलेंट बनेगा, ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान, और डी का उतना ही रिएक्शन बनेगा। जो फॉर्म हो रहा है उतना ही इक्विवेलेंट फॉर्म होगा जितना ए और बी रिएक्ट होगा। यानी 5 इक्विवेलेंट रिएक्ट होता है तो ये 5 ही इक्विवेलेंट रिएक्ट होता है, मस्ट है, महज संयोग नहीं है। ये 5 इक्विवेलेंट रिएक्ट होगा तो ये 5 ही इक्विवेलेंट रिएक्ट होगा, और ये 5 ही इक्विवेलेंट बनेगा, ये 5 ही इक्विवेलेंट बनेगा। ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंट पढ़ना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शन के दौरान कुछ बराबर हो ना हो, इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होता है। लाइन को लिख लीजिए, रिएक्ट जो हो रहा है ए का जितना रिएक्ट होगा, दे दिए मान लो 50 इक्विवेलेंट, देने कितना इक्विवेलेंट दिया इससे मतलब नहीं है, जो इक्विवेलेंट रिएक्ट हो रहा है वो ऑलवेज क्या होगा, रिएक्टेंट के बराबर होंगे, और जितना इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के रिएक्ट होगा उतना इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के क्या होंगे, फॉर्म होंगे। दिमाग में इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, ये शाश्वत सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यही अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए जरूरत पड़ता है वैलेंसी फैक्टर का, और इसीलिए मैं वैलेंसी फैक्टर को इतना लंबा पढ़ाया हूँ, इसीलिए वैलेंसी फैक्टर को मैं इतना लंबा ले गया, नहीं तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं वैलेंसी फैक्टर को इतना लंबा चौड़ा पढ़ाऊँ, ठीक है। मिटा दूँ, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिएगा। नीचे दिख रहा है ना, मैं ज़्यादा नीचे तो नहीं चला गया, पता चला कि बहुत नीचे चला गया हूँ, नहीं ठीक है,
लिख लीजिएगा, ढंग से मैं बोल दिया हूँ आपको, थोड़ा बहुत नीचे न दिख रहा हो तो लिख लीजिएगा। ये सी के इक्विवेलेंट फॉर्म्ड, ये डी के इक्विवेलेंट फॉर्म्ड, ये सब जो है ये हमेशा बराबर ही होगा। ये आपको कहानी दिमाग में बैठा लीजिएगा। यही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपको लगेगा कि ये जो मेहनत किए हैं 2-3 दिन सर वैलेंसी फैक्टर में, ये मेहनत क्यों किए हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपको क्या करूं, डराऊं या लंबा चौड़ा पढ़ा के आपको लगूं डिप्रेस कर दूं, नहीं। आप, मेरा उद्देश्य ये था कि 2-3 दिन मेहनत करके बैलेंसिंग का या क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम क्या कर पाए, बहुत आसानी से छोटा कर पाए। चलिए जस्ट देखो, एक रिएक्शन आपको मैं करवा रहा हूँ, संभालिएगा उसको। चलो N2+3, सबसे पहला जो रिएक्शन लिखा था आज वही वाला करवा रहा हूँ। सबके मोल बराबर है क्या? नहीं सर, इसका 1 मोल है रिएक्ट हो रहा है, इसका 3 मोल रिएक्ट हो रहा है, इसका 2 मोल फॉर्म हो रहा है सर, मोल तो बराबर नहीं है। वेट लिख लेते हैं। वेट कैसे निकालते हैं सर? तो मोल बराबर क्या होता है, गिवन वेट में मोलर वेट, 2 वेट क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर वेट। तो मोल कितना सर 1, मोलर वेट कितना 28 ग्राम रिएक्ट होगा सर, ठीक है। यहाँ तक क्या 3 गुने कितना 2, 6 ग्राम होगा सर, और कितना 2, मोलर वेट कितना 14 + 3 17 34, ठीक है। ये होता है आपको, देखो मास जो है ना सम करके बराबर हो रहा है, 28 + 6 34, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। जितना मास रिएक्ट होगा उतना ही मास बनेगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, क्या 28 ग्राम 6 ग्राम के बराबर है क्या? क्या N2 का जितना ग्राम मास होगा उतना ही रिएक्ट होगा H2 का? क्या नहीं। क्या जितना N2 ग्राम मास रिएक्ट हुआ है उतना ही NH3 बनाया क्या आपको? 28 ग्राम रिएक्ट हुआ, बना कितना 34 ग्राम। सम करके बराबर हो रहा है, 28 + 6 ऐड करके 34 हो रहा है। ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है कि जितने भी रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं ना सबका मास को जोड़ो, और जितने भी प्रोडक्ट बन रहा है ना सर सबका मास जोड़ो, ये बराबर होगा। सबका मास जोड़ने के बाद बराबर होगा, इंडिविजुअल बराबर नहीं होगा। और मैं इक्विवेलेंट क्या है, इंडिविजुअल बराबर होगा। मास रिएक्टेंट का जितने भी रिएक्टेंट 1 है 2 है 3 है 4 है, जितने भी रिएक्टेंट है सबका मास जो रिएक्ट हो रहा है उसको जोड़िए, और जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं सबके मास को जोड़िए, तो समेशन क्या हो, दोनों तक बराबर आएगा। ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है। लेकिन क्या इंडिविजुअल मास बराबर है क्या? नहीं सर। इसका 28 ग्राम रिएक्शन हो रहा है, इसका 6 ग्राम, इसका 34 ग्राम। तो मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ सेगमेंट में वो किसकी बात कर रहा हूँ? इंडिविजुअल मासेस की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल मासेस बराबर है क्या? नहीं सर, मोल भी बराबर नहीं है। इक्विवेलेंट निकालते हैं। चलो इसका पहला क्वेश्चन को देखो जो हम लोग किए हैं। वैलेंसी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना लिखा था? बहुत सारे फॉर्मूला लिखा था, फिर से लिख देता हूँ, रटा जाना चाहिए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। सबसे बेसिक कितना, चार्ज अगर दिया हो तो इक्विवेलेंट में कैसे बोलते हैं? 96,500 डिवाइड कर दो तो क्या देगा हमें? इक्विवेलेंट देगा, ठीक है। चार्ज दिया है तो वेट दिया है, इक्विवेलेंट वेट दिया है, तो दोनों को डिवाइड कर सकते हो। वेट और इक्विवेलेंट वेट से क्या निकलता है? इक्विवेलेंट निकलता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, बस ध्यान दे, जिसका वेट उसी का इक्विवेलेंट भी लेना है। इसको और चेंज करते हैं तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर आता है, प्रूव कर चुका हूं सर। जिसका मोल उसी का वैलेंसी फैक्टर है तो उसी का क्या आएगा? इक्विवेलेंट आएगा। मोल को मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, मोलरिटी के टर्म में दिया हो तो। मोलरिटी क्या होता है? NyV, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से क्या निकल सकता है? मोल निकल सकता है। 1000 मल्टीप्लाई नहीं किया मतलब कि लीटर में है, 1000 सॉरी, अगर वॉल्यूम क्या हो ml में होगा तो क्या हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा आपको। मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलरिटी क्या होता है? नॉर्मलिटी होता है सर। ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। लीटर में है तो N इंटू V सीधे लिख दो, किसके लिए? इक्विवेलेंट के लिए। और ml में है तो N इंटू V करके 1000 डिवाइड कर दो। कौन? वॉल्यूम अगर किस में है? ml में है तो ये सब फॉर्मूला किसके निकालने का? इक्विवेलेंट निकालने का। जो भी तरीका आपको सूट करे उस फॉर्मूले को यूज कर लो, ठीक है। जो भी फॉर्मूला सूट करे उस फॉर्मूले को यूज कर लो, किसके निकालने में? इक्विवेलेंट निकालने में। ये फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी काम आने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आइए यहाँ दिए, यहाँ हम लोग क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि सर वैलेंसी कुछ बराबर हो ना हो सर, लेकिन इक्विवेलेंट बराबर होगा, वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इसका मोल कितना रिएक्ट हुआ? 1। इसका वैलेंसी फैक्टर निकाला हूँ, देखिए पहला क्वेश्चन को। आज जो वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है उसमें वैलेंसी फैक्टर निकलवाया हूँ। N2 का 6 आया है, 0 से 3 चेंज हुआ था तो 1 के लिए 3 का चेंज, 2 के लिए 6 का चेंज। तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर? तो हमें सर मोल पता है कितना, 1, और वैलेंसी फैक्टर कितना पता है सर? 6। तो 1 × 6 हो जाएगा, 6 इक्विवेलेंट रिएक्ट हो रहा है सर, है ना। इसका ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना, मोल कितना है? 3, लेकिन वैलेंसी फैक्टर कितना निकाला था? 2 इसका निकाले थे। देखो पहला क्वेश्चन को, आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। इसका
मोल कितना 2 है सर। इसके वैलेंसी फैक्टर निकाला थे 3 आया था, कितना है सर 6 इक्वलेंट। क्या बोला था मैं, जितना ये इंडिविजुअली बराबर, जोड़ के बराबर नहीं, इंडिविजुअल N2 का जितना इक्वलेंट है उतना ही H2 का भी इक्वलेंट है और उतना इक्वलेंट बन भी रहा है। 6 इक्वलेंट N2 का रिएक्ट होके N2 के 6 इक्वलेंट H2 के 6 इक्वलेंट से रिएक्ट हुए हैं और NH3 का 6 इक्वलेंट बन रहा है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं क्या कहानी कहना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इक्वलेंट हमेशा क्या होता है, इंडिविजुअली जितना रिएक्ट हो रहा है, जितने भी लोग हैं सबका आपस में बराबर होगा और जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं सबका बराबर होगा। इंडिविजुअली सम करके नहीं, इंडिविजुअली बराबर होगा। और ये कॉन्सेप्ट को आप भूलिएगा मत, ये आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जितने भी इक्विवेलेंट हैं उनका किसी का फॉर्मूला नहीं भूलना अपन को। बिठा दूं सर, आप क्या करोगे, बिठा ही दो सर। चलिए रिएक्शन इसको यूज करवाऊंगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे अपन लोग इसमें। एक क्लास के जो है और अगला एक वीडियो जो बनेगा उसमें सब इक्विवेलेंट क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद इक्विवेलेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बिल्कुल सोल्यूशन में पहुंच जाएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक वीडियो और इसके बाद, बाकी उसके बाद प्योर सोल्यूशन लगेगा। फिर आपको मैं नहीं घुमाऊँ फिराऊँगा, हर चैप्टर में घुमाने फिराने नहीं जा रहा, टेंशन मत लीजिए। एक वीडियो कष्ट और है। आइए क्वेश्चन को समझिएगा, संभालिएगा। क्वेश्चन भी छोटा जो क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। चलो पहले छोटा जो क्वेश्चन, कोले 2 नॉर्मल 400 ml ऑफ 2 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन है। बताइए फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या HCl। बहुत चिल्लर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट निकालने के क्या फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं सर। यहाँ क्या दिया, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिया है। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम था सर। नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो तो इक्विवेलेंट मिल जाता है ना। या नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ही क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही था ना। तो इक्विवेलेंट निकालने का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो। नॉर्मलिटी कितना 2, वॉल्यूम कितना 400, लेकिन ml में है। क्या है, ml में है ना। तो 1000 डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ml को लीटर में बदलना पड़ेगा, ml को लीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या हुआ 800/1000, इतना इक्विवेलेंट। अब इसको बहुत कुछ चीजें लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 800 मिली इक्विवेलेंट। 100 के 1000 क्या जाए 10⁻³ है ना। बहुत लोग जानते हो क्या करता है, वो तो वॉल्यूम को ml में ही रहने देगा, वॉल्यूम को लीटर में नहीं बदलेगा, और बस वर्ड क्या लगाएगा, इक्विवेलेंट की बजाय बोल देगा मिली इक्विवेलेंट। तो कंफ्यूज मत होना। अरे भैया 1000 को तुम डिवाइड करोगे, किसी को लिखो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या लगेगा 10⁻³ और 10⁻³ कहीं क्या बोलते हैं मिली। तो कभी कभी इसको 1000 डिवाइड ना करके, इसे अगर मैं 1000 डिवाइड नहीं करता तो कितना होता 800। तो 800 इक्विवेलेंट नहीं, 800 मिली इक्विवेलेंट। अगर मिली लीटर में वॉल्यूम लोगे तो इक्विवेलेंट आएगा वो मिली इक्विवेलेंट आएगा, और लीटर में आएगा तब उसको बोलेंगे क्या। अगर ऐसे करोगे 1000 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपको, 2 चीज़ कट जाएगा, ये 0.8 इक्विवेलेंट बोलेंगे इसको। तो आप सिंपल इक्विवेलेंट बोलना चाहते हो तो वॉल्यूम को क्या करो, कन्वर्ट, वॉल्यूम को लीटर में रहने दो, लीटर में कन्वर्ट करो। अगर वॉल्यूम मिली लीटर में लिखना चाहते हो और लिख देते हो तो इक्विवेलेंट जो आएगा वो सिंपल इक्विवेलेंट नहीं होगा, मिली इक्विवेलेंट आएगा, जैसे कि ये। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान बातें बोल रहा हूँ। अगर 1000 को नहीं डिवाइड करते तो कितना आता 800 आता, तो 800 इक्विवेलेंट होता क्या, नहीं सर 800 ही मिली इक्विवेलेंट होता, क्योंकि वॉल्यूम किस में है सर, तो वॉल्यूम से ml में है, तो इक्विवेलेंट जाएगा किसमें, मिली इक्विवेलेंट में आएगा। 1000 डिवाइड करोगे तो कहाँ नहीं आएगा आपको, तब क्या एग्जैक्ट इक्विवेलेंट आएगा, कितना 0.8। मेरी बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए। बोले आपको क्या 20 ml ऑफ 0.2 मोलर H2 सॉल्यूशन है सर। फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इन सॉल्यूशन। H2SO4 सॉल्यूशन में इक्विवेलेंट कितने हैं, इक्विवेलेंट निकालने कितने फॉर्मूले थे, क्या दिया है, मोलैरिटी वॉल्यूम। तो मोलैरिटी के रूप में वैलेंसी फैक्टर फॉर्मूला क्या था, x × m × v। अरे n × x था, n को ही कन्वर्ट कर दिया क्या, m × v में कन्वर्ट कर दिए। अरे मोलैरिटी वॉल्यूम दिया, मोलैरिटी वाला क्या होता है n/v, तो n क्या हो जाएगा m × v, यानी मोल ना लिखो, m × मोलैरिटी × वॉल्यूम लिख दो, कोई दिक्कत तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस ध्यान देना इक्विवेलेंट किसका निकालो, H2SO4 का, मतलब सोल्यूट का। तो वैलेंसी फैक्टर किसका, सोल्यूट का, मोलैरिटी किसका, सोल्यूट का, वॉल्यूम किसका, लेकिन सॉल्यूशन का। याद करो जब फॉर्मूला लिखते हैं n × v, तो ये क्या होता है, ये मोलैरिटी सोल्यूट का आता है, मोल किसका होता है, सोल्यूट का, लेकिन वॉल्यूम किसका होता है, सॉल्यूशन का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
तो x कितना बताओ, x वैलेंसी H2SO4 का वैलेंसी कितना 2, याद हो गया होगा। अभी तक आप वैलेंसी फैक्टर को याद नहीं किए हो तो जरूर देख लीजिए, सबको असेंबल करके वैलेंसी फैक्टर को, ये जरूर याद होना चाहिए। वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, मोलारिटी कितना दिया 0.2, वॉल्यूम कितना है सर 20 ml है सर। अगर ml में रहने दोगे तो जो आंसर आएगा किसमें आएगा, मिली इक्विवेलेंट में। और नहीं बोलो सर नहीं सर मैं ml में नहीं रहने दूंगा, मैं लीटर में बदलूंगा तो 1000 डिवाइड कर दो, तो किसमें आएगा, इक्विवेलेंट में आएगा। ठीक है, जो करना है करिए। ठीक है, आप बात को ढंग से समझ लीजिए मेरी बात को, ठीक, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, चलिए अब आइए, अब छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करता हूं, रिएक्शंस वाले। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। कोई आपसे बोले कि सर बताइए हाउ मच वॉल्यूम of 0.2 molar H2SO4 solution required to complete neutralization of 400 ml of 0.1 molar NaOH solution। ये आपसे पूछा गया है, कितना H2SO4 का वॉल्यूम चाहिए क्या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए, किससे, NaOH से। अगर आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो पहले रिएक्शन लिखते, रिएक्शन को बैलेंस करते, फिर एलिमेंट्री मेथड लगाते कि इतने से इतना रिएक्ट हो रहा है तो एक से इतना रिएक्ट होगा, तो इतने से इतना रिएक्ट होगा, एलिमेंट्री मेथड लगा के आप सॉल्व करते। अगर इक्विवेलेंट नहीं पता है तो बेसिक तरीका यही है करने का। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे सर, हम लोग एक रामबाण जान गए हैं, इक्विवेलेंट क्या जान गए हैं, इक्विवेलेंट जान गया सर। ये दोनों बोल दिया है कि रिएक्शन कंप्लीट कर रहा है, तीन दोनों का कुछ बराबर होना हो सर, क्या बराबर होगा, इक्विवेलेंट का बराबर होगा सर। क्या बराबर होगा, इक्विवेलेंट। जितना इक्विवेलेंट H2SO4 का NaOH का है उतना ही इक्विवेलेंट अगर H2SO4 का डाल दोगे तो दोनों कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा सर, दोनों कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए, इक्विवेलेंट तो बराबर होगा ही सर। इक्विवेलेंट निकालने से बहुत सारा फॉर्मूला बताया आप, XmV n इंटू एक्स, कौन लगा है यहाँ, क्या क्या दिया है, मोलारिटी से दिया है, मोलारिटी वॉल्यूम से दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा, XmV वाला सही रहेगा सर। XmV x1 m1 v1 लिख दो, इसको लिख दो क्या x2 m2 v2, इसकी वैलेंसी फैक्टर, इसकी मोलारिटी, इस वॉल्यूम का सोल्यूशन, इसमें क्या है, इसकी वैलेंसी फैक्टर, इसकी मोलारिटी, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, तो आप समझ जाइए ये क्या है, इसका इस सोल्यूशन का में NaOH का जो इक्विवेलेंट प्रेजेंट है वो है, और वो क्या दूसरे सोल्यूशन में जो H2SO4 का इक्विवेलेंट प्रेजेंट है वो है, और NaOH H2SO4 रिएक्ट करेगा तो दोनों का इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए, तो इक्वेट कर दिया हूँ। अब NaOH का वैलेंसी फैक्टर कितने OH हैं, एक, तो एक वैलेंसी फैक्टर होगा सर। मोलारिटी कितना है सर, 0.1। वॉल्यूम कितना है सर, तो वॉल्यूम इसका 400 ml है सर, क्या है 400 ml। उधर आइए, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना 2 सर, 2H प्लस देता है H2SO4। मोलारिटी कितना सर 0.2, और वॉल्यूम कितना ये निकालना है सर, फाइंड करना है। अब देखो इसको ml में लियो तो इसको भी ml में ले लो, ताकि ml कट जाए, लीटर में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, अगर ये ml में है तो इसको भी ml में लिख लो, एक लीटर में लोगे भी लीटर में निकल के आएगा। जिस वॉल्यूम में इसको रखोगे, अगर ml में रखोगे तो ml में निकल के आएगा V2, लीटर में रखोगे तो लीटर में निकल के आएगा, जैसा रखोगे वैसा निकल के आएगा। आसान कैलकुलेशन है। अब 0.1 से क्या हो 2 हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल गया, 1 से 2 गया, और 2 to 4 तो क्या 100 हो जाएगा। V2 कितना होगा सर 100 ml आ जाएगा सर, V2 क्या जाएगा 100 ml आ जाएगा। इसको इधर V1 ml में लिए हो तो V2 भी ml में निकल के आएगा। मतलब उस सॉल्यूशन का 100 ml भी लोगे तो इसके 400 ml वाले सॉल्यूशन को कर देगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। वॉल्यूम बराबर नहीं है, मोलारिटी बराबर नहीं है, वैलेंसी फैक्टर बराबर नहीं है, लेकिन क्या बराबर है, इक्विवेलेंट बराबर है। और इसी कॉन्सेप्ट से हमारा वॉल्यूम क्या निकल के आया 100 ml सर, किसका H2SO4 का। ये क्वेश्चन ऐसा मैं समझाने में गया 1 आध मिनट, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है ना विदिन 10 सेकेंड आपको बन जाना चाहिए। सब कुछ है ही क्या, रिएक्शन कंप्लीट हो, कुछ बराबर हो, इक्विवेलेंट बराबर हो, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वेट करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत सर अभी तक तो नहीं है, ऐसा लग रहा है। चलिए और कर लेते हैं सर।
कुछ और चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन करते हैं। टू 200 ml ऑफ (0.2 molar calcium hydroxide required ml of 0.1 molar H3PO4 solution for complete न्यूट्रलाइजेशन। देखो ये न्यूट्रलाइजेशन बट क्या भी जो होगा, एसिड बेस रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन बट यूज होता है। जब रिएक्शन क्या हो, पूरा का पूरा क्या हो, कंप्लीट हो जाए, तो मतलब जितना भी OH उसके पास है और जितना भी H+ इसके पास है सब आपस में रिएक्ट करके वाटर बन जाए, तो इसे बोलेंगे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या, जितना भी OH आपके पास बेस के पास था और जितना भी एसिड H+ के पास था सब रिएक्ट करके क्या बन दिया है, H2O बन गया है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। आइए इसमें, तो इसमें बताओ, इसमें बस पूछा ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स है कि इसमें क्या भरे, कितना ml इसका होगा कि इतना ml इस मोलरिटी वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पूरा रिएक्ट कर जाए, तो यहाँ फिलअप करना है अपन को। बोलो सर हमें तो ये चीज़ सीख गए हैं सर कि कुछ भी हो ना हो लेकिन इक्विवेलेंट तो बराबर होगा ही, मोल बराबर हो ना सर, वॉल्यूम बराबर हो ना, वेट बराबर हो ना, कुछ नहीं हो, जरूरी नहीं है वेट बराबर हो जाए, लेकिन सर इक्विवेलेंट तो बराबर होगा ही, तो कुछ नहीं करना है, इक्विवेलेंट बराबर कर देना सर। जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उतना ही किसका सर, फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4 का सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना फॉर्मूला होता है, XMB होता है, X1M1V1 लिख देंगे, X2M2V2 लिख देंगे सर। ये क्या है फॉर्मूला, किसका, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है सर। इसका रेशियो कितना, 2 सर। मोलरिटी कितना है सर इसका, 0.2। वॉल्यूम कितना सर, 200। ये ml में है सर, तो ये ml निकल के आएगा, और क्या। X कितना, H3PO का बैलेंस में 3 है, मोलरिटी कितना है सर, 0.1, और वॉल्यूम क्या करना है, निकालना है आपको। ये ml में है तो ये वॉल्यूम निकल के आएगा ml में, डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएगा, तो वॉल्यूम कितना आएगा सर, तो 2 2 4 जा 800 बाई क्या 300, 800/3 ml। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भर दोगे, 800/3 ml अगर ये लेंगे तो रिएक्शन क्या हो, कंप्लीट हो जाएगा सर। ये कहानी है, क्या समझे, बात समझ में आ रही हो, क्यों चीज़ें बहुत आसान चल रहा है, मज़ेदार भी है, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा इस सेगमेंट में पढ़ने के बाद। इक्विवेलेंट से क्वेश्चन करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। जैसे कोई बोले ना कि मान लीजिए आपके पास NOH है, इसका वॉल्यूम दे देता हूँ 100 ml, इसके सोल्यूशन का मोलरिटी देता हूँ आपको मैं 0.5 मोलर, ठीक है। ये मान लो रिएक्शन कर रहा है फास्फोरिक एसिड से, किसे कर रहा है, फास्फोरिक एसिड, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml, इसका मोलरिटी क्या हो, किसके लिए, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो अब मेरे हिसाब से ऐसे चिल्लर क्वेश्चन आपको लगेंगे, बहुत चिल्लर लगेगा, क्यों, क्योंकि सर इससे आसान क्या है, कुछ नहीं करना है, इक्विवेलेंट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोल ही दिया, तो इसका इक्विवेलेंट ए बेस है सर, ए एसिड है, दोनों का इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे सर। NH का इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे सर, X1M1V1, उसका क्या लिखेंगे, X2M2V2, कहानी खत्म। इसका रेशियो कितना है सर, 1 है सर, इसका मोलरिटी 0.5 है, वॉल्यूम इसका 100 ml है, इसका कितना है, इसका वैलेंसी वेक्टर सर 3 है, इसका मोलरिटी इस बार फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम कितना है, 50 ml है, ml है, ये भी ml है, तो कट जाएगा, इसमें भी मिली, इसमें भी मिली, तो मिली में गायब, ठीक। ये 550 इंटू क्या 200 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये मोलरिटी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये किसका मोलरिटी है, इसका मोलरिटी है, किसका, H3PO का मोलरिटी कितना है, 1/3। वो कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इस पर और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। एक वीडियो और आपको मैं इक्विवेलेंट से ले जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि नहीं आपका हो गया क्या, कॉन्स्टेंट टर्म्स और कुछ जो फिजिकल केमिस्ट्री में और यूजफुल टर्म्स आते हैं वो सब आपका क्या हो गया,
काम खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन के दूसरे सेगमेंट में, जिसको बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी ये बोल सकते हो कि 12th इसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। उसमें प्योरली आपको चेंज आएगा, 12th में जो पढ़ते हैं वो टर्म आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।